नमस्कार, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 18 जुलाई 2025, दिन शुक्रवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 18 जुलाई की। आज के इतिहास में 18 जुलाई की तारीख क्यों इम्पोर्टेंट है, आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1763 की। 18 जुलाई 1763 के दिन कटवा की लड़ाई में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब मीर कासिम को करारी शिकस्त दी थी। मीर कासिम ने ब्रिटिश व्यापारिक नीतियों और उनके हस्तक्षेप के खिलाफ विद्रोह किया था और प्रशासनिक व कर प्रणाली में सुधार करने का प्रयास किया, जिससे अंग्रेजों के व्यापारिक हित प्रभावित हुए। इस कारण अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच संघर्ष बढ़ा और अंततः यह लड़ाई हुई। कटवा की हार के बाद मीर कासिम को बंगाल से भागना पड़ा और यह घटना भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक वर्चस्व के और मजबूत होने की दिशा में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। यह लड़ाई पलासी जो 1757 में और बक्सर के 1764 में हुई थी, उसी की तरह भारत की राजनीतिक और आर्थिक आजादी को छीनने की कड़ी में एक और महत्वपूर्ण अध्याय बन गई। अब बात करते हैं साल 1861 की। 18 जुलाई 1861 को कादम्बिनी गांगुली का जन्म हुआ, जो भारत की पहली महिला स्नातक और प्रथम महिला चिकित्सक यानी फिजिशियन बनने का गौरव प्राप्त करने वाली महिला थी। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की, जो उस समय भारतीय महिलाओं के लिए एक असाधारण उपलब्धि मानी जाती थी। बाद में उन्होंने एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, जो कि ब्रिटेन में है, वहां से चिकित्सा की पढ़ाई की और देश लौटकर महिलाओं की स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। वे सामाजिक सुधार आंदोलनों से भी जुड़ी रहीं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने वाली पहली महिला भी बनी। उनका जीवन संघर्ष, शिक्षा और समाज सेवा का प्रतीक है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अदम्य प्रेरणा है। अब बात करते हैं साल 1918 की। 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के एम्वेजो गांव में नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था, जिन्होंने अपने जीवन को नस्ल भेद के खिलाफ संघर्ष में समर्पित कर दिया। उन्होंने 27 वर्षों तक जेल में रहने के बाद भी क्षमा और समानता का मार्ग अपनाया और 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। उन्होंने 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो उनके अहिंसक आंदोलन लोकतंत्र की स्थापना के प्रति समर्पण का प्रतीक था। मंडेला पूरी दुनिया में मानवाधिकार, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने उनके सम्मान में 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया, ताकि लोग सेवा, समानता और सहिष्णुता के उनके मूल्यों को याद रखें और अपनाएं। अब बात करते हैं साल 1927 की। 18 जुलाई 1927 को राजस्थान के लूड़ा गांव में जन्मे मेहंदी हसन को पूरी दुनिया में गजल सम्राट के नाम से जाना जाता है। संगीत उन्हें विरासत में मिला था। उनके पिता और दादा दोनों ही ध्रुपद धमार शैली के जाने माने गायक थे। विभाजन के बाद वे पाकिस्तान चले गए, लेकिन उनकी गजलों ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के दिलों में एक भावनात्मक सेतु बनाया। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जैसी गजलों में उन्होंने उर्दू शायरी और संगीत को एक आत्मा दी। वे गजल को शास्त्रीय आधार देकर मंचीय प्रस्तुत का रूप देने वाले पहले कलाकारों में से एक थे। उन्हें तमगा ए इम्तियाज, हिलाल ए इम्तियाज जैसे उच्चतम सम्मान मिले और पूरी दुनिया में उनका सम्मान हुआ। उनकी शैली में गंभीरता, मिठास और भावनाओं की गहराई थी, जो श्रोताओं को आत्मिक स्तर पर छूती है। मेहंदी हसन आज भी उन विरले गायकों में गिने जाते हैं जिनकी आवाज कला से अधिक एक अनुभूति बन गई है। संगीत और शायरी का चलता फिरता इतिहास। अब बात करते हैं साल 1947 की। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारत स्वतंत्रता अधिनियम को राजा जॉर्ज खष्टम की औपचारिक स्वीकृति मिली, जिससे ब्रिटिश शासन के 200 वर्षों का अंत सुनिश्चित हो गया। यह अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री
क्लेमेंट एटली की घोषणा और माउंटबेटन योजना के आधार पर तैयार किया गया था। इसके अनुसार भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमेनियन राष्ट्रों का निर्माण होना था और 15 अगस्त 1947 को यह स्वतंत्रता प्रभाव में आई। अधिनियम में भारत और पाकिस्तान को अपनी अपनी संविधान सभा गठित करने और अपनी सरकारें चलाने का अधिकार दिया गया। साथ ही ब्रिटिश सरकार ने यह स्पष्ट किया कि भविष्य में वह इन देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह अधिनियम भारत के स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य बनने की दिशा में पहला औपचारिक और वैधानिक कदम था। यह दिन भारतीय इतिहास में कानून, स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के युग की शुरुआत का प्रतीक बन गया। अब बात करते हैं साल 1980 की। 18 जुलाई 1980 को भारत के अंतरिक्ष विज्ञान में स्वर्णिम इतिहास रचते हुए पहला पूर्णतः स्वदेशी उपग्रह रोहिणी 1 को सफलता SLV-3 यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। इस मिशन का नेतृत्व डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया, जिनकी अगुवाई में भारत ने आत्मनिर्भर अंतरिक्ष शक्ति बनने की ओर पहला ठोस कदम उठाया। रोहिणी 1 का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा रेंज से हुआ और यह भारत द्वारा विकसित पहला ऐसा उपग्रह था जिसे भारतीय प्रक्षेपण यान से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाया गया। यह उपग्रह मौसम संबंधी डेटा संग्रह, ट्रैकिंग सिस्टम और अनुसंधान में उपयोगी साबित हुआ। इसकी उम्र भले ही कुछ महीनों की रही हो, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व अमर है। यह उपलब्धि इसरो की क्षमताओं का प्रतीक बन गई और इसके बाद भारत ने अंतरिक्ष तकनीक में कई वैश्विक मुकाम हासिल किए। रोहिणी 1 की सफलता ने यह साबित किया कि भारत तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक शोध में विश्व मंच पर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कर सकता है। अब बात करते हैं साल 1982 की। 18 जुलाई 1982 को जमशेदपुर, झारखंड, जो कि अब बिहार में है, वहां पे जन्मी प्रियंका चोपड़ा ने मात्र 18 वर्ष की उम्र में मिस वर्ल्ड 2000 का खिताब जीतकर भारत को वैश्विक स्तर पर गौरवान्वित किया। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत हीरो, लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई से की और फैशन, मैरी कॉम, सात खून माफ, बाजीराव मस्तानी, डॉन जैसे फिल्मों में दमदार अभिनय से खुद को साबित किया। प्रियंका पहली भारतीय अभिनेत्री बनी जिन्होंने अमेरिकी टीवी शो क्वांटिको में लीड रोल निभाया और बेवॉच जैसी हॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और वे टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में भी शुमार हुई। एक सफल अभिनेत्री होने के साथ साथ वे प्रोड्यूसर हुई पर्पल पेबल पिक्चर्स की, सिंगर और यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर भी हैं। उन्होंने सामाजिक मुद्दों, खासकर बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए कई अभियान चलाए हैं। उनकी आत्मकथा अनफिनिश्ड एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर रही है। 2018 में उन्होंने अमेरिकी गायक निक जोनस से विवाह किया और आज वे भारतीय सिनेमा की सबसे प्रभावशाली और ग्लोबल सफल महिलाओं में गिनी जाती हैं, जिन्होंने छोटे शहर से निकलकर अपनी मेहनत, आत्मबल और प्रतिभा के बल पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी चमक छोड़ी है। अंत में बात करते हैं साल 2002 की। 18 जुलाई 2002 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 12वें राष्ट्रपति चुने गए और उन्होंने 25 जुलाई 2002 को शपथ ली। वे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जो देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में उनके योगदान के चलते उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसे स्वदेशी मिसाइलों के विकास में अहम भूमिका निभाई। राष्ट्रपति बनने से पहले वे पोखरण 2 परमाणु प्रशिक्षण, जो 1998 में किया गया था, उसके भी मुख्य योजनाकारों में से एक थे। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने इंडिया 2020 जैसे विचारों के माध्यम से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना जन जन में बोया। उन्होंने बच्चों और युवाओं से विशेष जुड़ाव बनाए रखा और अक्सर कहते थे, सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। वे राजनीति से परे सभी दलों के प्रिय और जनता के दिलों में बसने वाले
पेपुल प्रेसिडेंट बने। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि कैसे साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति ज्ञान, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा से असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।